इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दिसंबर मंथ का ही हो रहा है। अन्ना चक्र टूल, अन्ना चक्र टूल है ये। तो इसका लॉन्च बाई, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पर्पस इसका है मॉडर्नाइजेशन, वही पीडीएस सिस्टम जो है उसको ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई चेन एंड इम्प्रूविंग इफिशियंसी, अनुकूल करना और दक्षता में सुधार करना। पीडीएस को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तो एडवांस, ये तो एक एल्गोरिदम यूज किया जाएगा बेसिकली सप्लाई चेन को लेकर, टू ऑप्टिमाइजेशन टूल दैट यूज एडवांस एल्गोरिदम टू फाइंड ऑप्टिमल रूट फॉर सीमलेस फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि खाद्यान्न को आप ट्रांसपोर्ट कैसे कर सके बिना ऑब्स्टिकल के, आप उसको कैसे और इफिशिएंसी इसमें कैसे लेके आ सकते। ठीक है, तो इसको पीडीएस जो है आपका कोलैबोरेट किया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके, WEF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT दिल्ली, इन दोनों ने उनका कोलैबोरेशन हुआ है रिगार्डिंग, इंटीग्रेट किया गया। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिस्टिक प्लानिंग, ये भी इसमें है। और एक रेलवे जो ऑब्वियस है कि फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है ऑफ रेलवे वाया यूनिफाइड, यानी ULIP, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेयर प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से इसको किया जाए। ठीक है, तो अन्ना चक्र टूल जो है बेसिकली, अन्ना चक्र टूल इस फॉर सप्लाई चेन, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट। एक पोर्टल भी बनाया गया सिंगल विंडो का, बेसिकली स्कैन है ना, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA, इट इज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर सब्सिडी क्लेम सबमिशन बाय स्टेट। तो ये स्टेट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आप सब्सिडी का अगर दावा कर रहे हैं, एक सिंगल विंडो है, ठीक है, तो वो स्टेट करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन के ये क्या करेगा, इनेबल फास्टर स्क्रूटनी अप्रूवल एंड सेटलमेंट ऑफ सब्सिडी क्लेम यूजिंग एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से यानी एंड टू एंड, जैसे आप चैट जीपी क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हैं तो एंड टू एंड जाता है ना, तो जल्दी से चला जाएगा। तो इसके लिए अप्रूवल होना है या फिर क्लेम करना है, ये सब चीजें स्क्रूटनी करना है, ये सब जल्दी हो जाएगा, इसके लिए लाया गया। ठीक है, इसका प्री वाला जो क्वेश्चन है वो तो हम बाद में आपको, ये आप देख लोगे, इसको शेयर कर दूंगा मैं। चलो, अच्छा ये जो टॉपिक है E20 क्रायोजेनिक इंजन जो है, ये देखो यहाँ पे है, टॉपिक थोड़ा हिंदी में रिपीट हो गया, इंग्लिश में नहीं हुआ बट हिंदी में हो गया है ना। चलो, अब साइंस टेक थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। एक बार आप लोग री लॉग इन कर लीजिए मेरी तरफ से, तो एक सेकेंड, मेरी तरफ से यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं नहीं, इंग्लिश में भी टॉपिक है बॉस, इस हिंदी में इसको माय मिस्टेक, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ह्यूमन एरर, इसको टेबल फॉर्म में दे दिया और कुछ नहीं। इंग्लिश में ये एज इट इज है। ठीक है, आप जिनको जो थोड़ा सा एक ये लग रहा होगा, साउंड का इशू आ रहा है, मैं अगर आपको आ रहा है तो आप एक बार री लॉग इन करके देख लो। ठीक है, चलो, तो E20 क्रायोजेनिक इंजन, इंजन के बारे में है थोड़ा सा, एक क्रायोजेनिक इंजन क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो इसरो ने अभी एक क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेसफुली पास किया है, क्रिटिकल सी लेवल टेस्ट, सी लेवल समुद्री स्तरीय परीक्षण को पास किया है, एक बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, सी लेवल टेस्ट होता क्या है, तो एक नोजल है बेसिकली, सी नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम है, प्रिवेंट इशू लाइक फ्लो सेपरेशन है, वाइब्रेशन है, थर्मल प्रॉब्लम्स है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है। तो अब आप इतना डेप्थ में मत जाना कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, बस इतना याद रखना कि एक सी लेवल पे टेस्ट हुआ, किसका, क्रायोजेनिक इंजन का। काम की चीज ये है, इसरो कर रहा है, कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है, ये जरूरी चीज है। ठीक है,
इसमें अन्ना चक्र शो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ पे भाई? अब कहीं इधर उधर हो गया होगा, कहाँ पे है बताओ? स्क्रीन में? ये चेंज नहीं हुआ क्या? आप इसकी बात कर रहे हो राज? अरे यार नहीं था, चलो अब यहाँ फोकस इस पे कर लो। अब चेंज हुआ? नहीं हुआ है? एक मिनट रुको, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये देखो अभी हुआ, अभी हुआ चेंज। हो गया, चलो ठीक। तो सी लेवल पे एक क्रायोजेनिक इंजन जो है वो टेस्ट हुआ, किससे, किसने किया? बाय इसरो। सी लेवल टेस्ट, ठीक है। अब उसमें जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको केटर करेंगे और उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। कहाँ से टेस्ट हुआ? महेंद्रगिरी का, तमिलनाडु से, ठीक है। फोकस क्या था कि एक इंजन को दोबारा रीस्टार्ट करना है, फोकस ऑन इंजन रीस्टार्ट कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, इसके लिए था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, क्यों बनाना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एज वी नो, रोल इन गगनयान मिशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये इंडिया का फर्स्ट क्या होने वाला है? गगनयान। इंडिया फर्स्ट मैनेज स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, उसके लिए हो जाएगा। हम हमारा खुद का इंजन हो जाएगा। अर्लियर डेवलपमेंट भी हाल वाले ने किया था, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किया था, ठीक है, बेंगलुरु में। बट ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन अभी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो अभी टेस्ट पर टेस्ट चल रहा है, ठीक है। इंडिया के पास कोई भी रॉकेट से खुद का इंजन, यानी प्लेन तो है बट प्लेन में लगने वाला इंजन जो है वो नहीं है, खुद का इंजन नहीं है, उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल देख लो। तो ये बेसिकली हाउ डज अ क्रायोजेनिक इंजन वर्क्स, काम की चीज ये है। प्रत्येक कहाँ गया, कैसे काम करता है? तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बेसिकली वही इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस लॉ पे काम करता है, ठीक है। यानी जितना आप थ्रस्ट दोगे नीचे की तरफ, उतना प्रेशर जो होगा वो उत्पन्न होगा। इंटरनल कंबंशन होगा, पहला फर्स्ट वर्ड। प्रेशर जो डिफरेंसेस है, इससे थ्रस्ट उत्पन्न होगा, थ्रस्ट उत्पन्न क्रिएट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा रॉकेट, बस मेन चीज ये है, ठीक है। तो जितना हम, क्योंकि ऊपर ही जाना है, इसमें अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, तो वही लिक्विड हाइड्रोजन यूज करेंगे हम इस पे, ठीक है। और ऑक्सीडाइजर, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन होगा, दोनों होगा। ये माइनस, इसका टेम्परेचर वगैरह सब होना चाहिए, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा, यूज रिफाइंड केरोसिन इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। अब काम की चीजें यहाँ पे आ जाए, लिक्विड हाइड्रोजन की बजाय अब हम यहाँ पे क्या, रिफाइंड केरोसिन का यूज किया जाता है सेमी क्रायोजेनिक में। काम की चीज है, जैसे कि वजन उसका जो है, वेट जो है वो लाइटर हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर स्टोर हो जाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, वो सब नहीं, एडवांटेज क्या है, ये सब नहीं पूछेगा यूपीएससी। मेन चीज समझो, फंक्शन क्या है, किस पे काम करेगा, फ्यूल क्या रहेगा, ठीक है। चलो, एनवायरनमेंट के लिए ऑब्वियस है, तकनीक यूज करना है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है, तो थोड़ा सा आपको एक हेवी पेट्रोल लेके जाना होगा, है ना, चंद्रयान गगनयान जैसा। तो इसके लिए ये रॉकेट काम किया। तो ये बेसिकली रॉकेट में क्या लगना है, इंजन, और बात किसकी हो रही है, इंजन की, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या होंगे, तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसके, इस और इसमें जैसे कि आपको बेटर फ्यूल इफिशिएंसी होना चाहिए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हेवी पेलोड एंड लॉन्ग मिशन के लिए थोड़ा काम रहेगा। चैलेंजेस में कॉम्प्लेक्स डिजाइन, अभी सॉरी, डिजाइन इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर में काम करना है इसको। दिक्कत कहाँ पे है, टेम्परेचर में, सॉलिड या लिक्विड की जगह पे
इसको लो टेम्परेचर, बेहद कम तापमान के कारण, माइनस में, अभी हमने ऊपर देखा ना, ये माइनस में है, देखो, ये देखो, ये माइनस में है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो एकदम, ये भी एक कॉम्प्लेक्स वाली थर्मल चैलेंजेस होगा, क्रैक्स कहीं आ ना जाए, डिस्टॉर्शन ना हो जाए, ब्लॉकेज ना हो जाए, है ना, नोजल में। हाई ऑपरेशनल प्रेशर भी रहेगा, ठीक है, मेंटेनेंस, लो टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी तो ये बहुत 300 करोड़ का बजट भी दिया गया है इसके लिए, 300 का, 94 में इसको स्टार्ट किया गया था क्रायोजेनिक अपर स्टेज के लिए, बट चैलेंजेस है, ठीक है, इतनी काम की चीज है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी आगे चल कर के, और आपके साथ थोड़ा सा टेस्ट में मैं देख रहा हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। चलो, तो ये E20 अभी जो इंजन लाया गया बेसिकली अबाउट ई CE20 इंजन, CE20 इंजन, ठीक है, डेवलप बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, जो सेंटर है वलाई, कहाँ गया, वलाई मला, केरल। ये पीसी, ये प्री के लिए थोड़ा सा पीसीएस वगैरह में भी देख सकते हो कि ये है कहाँ पे, ठीक है। इसका थ्रस्ट कैपेसिटी कितना होगा, 20 टन। ये सब अब एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जाएगा, 20 की जगह 40 कर दिया यूपीएससी ने, गेम हो गया, पर यूपीएससी करता नहीं है, ठीक है। तो एक इंजन हो गया, कहाँ से इसको ये किया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन जो इसका था मिशन, चंद्रयान सेकंड एंड थर्ड के लिए था, ठीक है। चलो, अब जरा सा क्रायोजेनिक इंजन और बाकी इंजन में क्या डिफरेंसेस है, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्री के लिए। यहां से आप देख, बहुत ही छाट छाट के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सीधा एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। मान के चल रहा हूँ राज एंड शुभो, रीडिंग तो लिया ही होगा आप लोगों ने आने से पहले। चलो, और टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है आप लोगों का, तो उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, जो गलती हो रही है। एंड सुबह आपने कहा था कि कुछ टेस्ट में कुछ आपके डाउट है, उसको आप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भैया हमको क्रायोजेनिक इंजन ही क्यों चाहिए। चलो, नेक्स्ट संडे जो है वो इन्वायरमेंट का टेस्ट होना है ना। चलो, तो क्रायोजेनिक इंजन में एयर इनटेक, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा देख लेते हैं। एयर इनटेक, नो एयर रिक्वायर्ड, क्रायोजेनिक में एयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जेट इंजन में क्या होता है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर इनटेक, ठीक है। जो सॉलिड प्रोपल्शन इंजन होता है उसमें, उसमें भी नो एयर, उसके एयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिक्विड प्रोपल्शन इंजन में क्या होता है, इसमें भी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखो, एक चार्ट फॉर्म में अगर कर लिया, ऊपर का ट्रिपल स्टार मान के चलो, ठीक है। कंपैरिजन दे दिया, बहुत छोटा सा एक इसमें दिया है, आराम से होगा। फ्यूल देखो यार, तो यार यहाँ पे एविएशन फ्यूल, फ्यूल में जेट में क्या है, केरोसिन यूज हो रहा है, इसमें एल्यूमिनियम मेटालिक पाउडर है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन यूज हो रहा है, इसमें क्या है, सुपर कूल जो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, और LOX लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है इसमें। L2 का मतलब, LH2 का मतलब लिक्विड हाइड्रोजन। अच्छा, ठीक है, ठीक है भाई, मैं एक लिस्ट लगा के दे दूंगा कौन सा टेस्ट क्या है, आप लोग डायरी नोट कर लो। अब उसके लिए मुझे फिर से प्लेटफॉर्म में जाके पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, 15 to 20 मिनट उसमें मेरा वेस्ट हो जाएगा। अभी के लिए कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है वो एनवायरनमेंट का टेस्ट है, और उसके बाद ज्योग्राफी का, ऐसे ही है कुछ, गुलाब शाह जी। चलो, फ्यूल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अब देखो यहाँ पे बहुत, अब लिक्विड फॉर्म में हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। फ्यूल का टेम्परेचर बहुत, यानी -253 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में है बॉस, है ना। यहाँ पे नॉर्मल है,
इसमें भी नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल, तो आप फंसोगे कहाँ? इन दो जगह पे। एक को थोड़ा सा याद रख लिया तो कंफ्यूजन यहीं पे बना रहेगा। ये दिख रहा है, यूपीएससी यहाँ पे फंसाएगी आप। इफिशियंसी की बात करें तो इफिशिएंट एट वेरी लो टेम्परेचर, ऑब्वियस है यार, कंबंशन। आपका फ्यूल ही जब बहुत लो टेम्परेचर का है तो कंबंशन की बहुत ठंडे दहन पर काम इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। इफिशियंट, अगर जेट की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट जेट इंजन, तो जेट इंजन में सुपरसोनिक गति जो है, इफिशियंट एट सुपरसोनिक स्पीड, इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, इफिशियंसी। एंड सॉलिड, जो आपका जो रॉकेट का जो जैसे लिक्विड, बहुत सारे रॉकेट क्या है, आपको सॉलिड फ्यूल यूज करेगा, कोई लिक्विड करेगा, है ना, जेट इंजन अलग है। तो इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या है, एक ये टेबल को कर लिया ना, एक क्वेश्चन पक्का, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि जो मुझे लगता है जहाँ पे कि जहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन हिल मतलब आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं इस क्वेश्चन को लगा नहीं सकता टेस्ट में, उससे थोड़ा सा आप देख सकते हो। इफिशियंट व्हेन ऑक्सीडाइजर इज सफिशियंट, ऑक्सीडाइजेशन, पर्याप्त ऑक्सीडाइजर यहाँ पे काम कर जाएगा, दक्षता से जल जाएगा। इसमें पर्याप्त ऑक्सीडाइजर जो है वो भी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। लगभग सब में, इसमें बहुत ज्यादा ठंडा, क्रायोजेनिक का मतलब -273, इतना मिनिमम मान के चलो। तो 273 नहीं, 253 टेम्परेचर है, ठीक है, क्रायोजेनिक हो गया। यूज कहाँ करेंगे? तो थर्ड अप पर स्टेज ऑफ रॉकेट, ठीक है। अपर स्टेज के लिए हम यूज करेंगे इसको, हवाई जहाज हो गया, ये रॉकेट बूस्टर हो गया, ये रॉकेट का मुख्य जो स्टोरेज है वहां, उसको केस की तरह हम यूज कर लेते हैं। ये है इंपॉर्टेंट आपका, जो आप कंफ्यूजन ये दो जगह पे रहेगा। बाकी तो सब ठंडा ठंडा है यार, कूल कूल हो गया, लगभग सब में सेम है, देखो लगभग। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आनी है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, क्वांटम चिप बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटम चिप आना चाहिए, आना चाहिए फ्री में। अब इसी का तो टाइम है। कौन कौन से लाइनें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, और आपको जानना भी चाहिए। वो क्या है भाई? कहाँ गया क्वांटम चिप यार? गूगल ने क्या किया है, एक अनरिवील किया था, बिलो, क्वांटम चिप बिलो। किसने किया है? गूगल ने, गूगल देवता है ना। चलो, गूगल का है, ये पीसीएस के लिए तैयार कर लेना, एक नया क्वांटम चिप बनाया है इन्होंने बिलो नाम से, ठीक है। तो कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका जो इसका बेसिकली अचीवमेंट क्या है? एयर रिडक्शन है, कुल मिला के यार इसका इसका जो कैलकुलेशन, एक तरह से समझो, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। 5 मिनट में से कम समय में इसने पूरा कर दिया एक बेंच मार्क को, जो सुपर कंप्यूटर 10 मिलियन, और 10 टू द पावर कितना है, 25, इतना वर्ष लगेगा, इसने 5 मिनट में कर दिया। यानी कैलकुलेशन की बात हो रही है, ऑब्वियस है कंप्यूटिंग एडवांस में जाएगा। पहले फोन आधा आधा किलो का, हाफ किलो केजी का फोन अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देख रखा है, ठीक है। और आज के डेट में आप अपने हाथ में, तो फोन भी छोड़ो, हाथ में ही वो क्या बोलते हैं वो, स्मार्ट हो या नहीं हो, वॉच स्मार्ट ही होना चाहिए, है ना। 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए में मिल जा रहा है ना, मजेदार चीज। चलो, हम्म, तो ये थोड़ा सा इसका कोहेरेंस बेटर होगा, लंबे समय तक ये क्या कर सकता है, अपने क्वांटम स्टेज को बनाए रख सकता है, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, कैलकुलेशन है फास्टर कंप्यूटेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। चलो, तो क्वांटम सबसे पहले चिप होता क्या है, तो ये समान चिप से इसका डिफरेंसेस क्या क्या है। जैसे ये भी एडवांस वाला ही है, 0 एंड 1 का में ये बेसिक जो क्लासिकल जो बिट्स है उस पर काम करता है। ये जो सामान्य चिप होता है, रेगुलर जो चिप्स होता है, जो आपके फोन में लगा रहता है ना, या लैपटॉप पे है, क्वांटम क्या है, ये क्यूबिट्स में काम करता है, क्यूबिट से डेटा प्रोसेस करता है, जो एक साथ
सुपर पोजिशन में हो सकते हैं, यानी मल्टीपल, कई तरीके से क्यूबिट्स में। तो यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, क्यूबिट्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का ये प्री के लिए कर लो नोट। ठीक है, दोनों है। ठीक है, इसको 0 1 कर लो और इसको क्यूबिट्स में। अब क्यूबिट्स का यानी कि क्यूबिट्स एक साथ 0 में भी रह सकता है और 1, दोनों के मिक्सचर में रह सकता है ये। यानी सुपर पोजिशन क्या है, क्यूबिट्स कैन एग्जिस्ट एज 0 और 1 और एनी स्टेज ऑफ इन बिटवीन एट द सेम। इंटाइटलमेंट क्या होगा इसका, या इंटेंगलमेंट। तो दो क्यूबिट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर रहे, तो कितना भी दूर रहे, लेकिन अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो आपका जो स्पीड अप है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्वांटम गेट्स इसमें आएगा। लाइक क्लासिकल कंप्यूटर्स यूज लॉजिक गेट्स एंड और नॉट टू प्रोसेस डेटा। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करेगा, यूज करेगा क्वांटम गेट का यूज करता है टू मैनिपुलेट क्यूबिट्स स्टेज फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिकल कंप्यूटर एंड और नॉट गेट्स होते हैं इसमें, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, क्यूबिट्स को कंट्रोल करने के लिए क्वांटम गेट्स होता है। इंपॉर्टेंट। तो क्वांटम का मतलब यार किसी भी एलिमेंट का पांचवी अवस्था हो गई, फिफ्थ स्टेज हो गया, है ना, और छोटा है, दिखेगा नहीं, वैसा वाला। तो इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, अब ये थोड़ा सा क्रिप्टो में यूज हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन में एंड टू एंड हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। ठीक है, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल हो जाएगा यार। अब तो जिबली गिबली क्या बन रहा है ना, लोग कर रहे हैं। कितने लोगों ने बना लिया है गिबली और जिबली, क्या बोलते हैं इसको, जिबली। ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन लेके आने वाले समय में, जब आइरिस और थंब एक्सप्रेशन के बाद फेस की बात आएगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका फेस चोरी हो चुका है। कोई भी चीज अगर फ्री होती है तो यू आर द प्रोडक्ट। ध्यान से रखिएगा। चलिए। हम्म। अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग की चैलेंजेस क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, क्वांटम अच्छा, फ्रेजाइल क्वांटम स्टेज है ये, मतलब बहुत नाजुक होता है ये, वनेबल होता है, आसानी से टूट सकता है, क्योंकि पांचवी फिफ्थ स्टेज है ना। तो जानकारी अगर वो टूट गया अगर कहीं, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो तो गया, है ना। नॉइस की समस्या, तो बेसिकली क्यूबिट्स आर प्रोन टू इंटरफेरेंस लीडिंग टू इंफॉर्मेशन लॉस एंड इनएफिशिएंसी इवन विद द मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स। बहुत ज्यादा अगर क्यूबिट्स होगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, संवेदनशील होगा, तो डेटा लॉस होने का के चांसेस होंगे। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने में ये इसके इसका एक चैलेंजेस है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, एक चैलेंजेस को खाली देख लो, नाजुक होता है, बस एग्जामिनेशन में यही जाना है और कुछ नहीं जाना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स का बहुत प्रेशर रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना ये भी जरूरी है। तो क्यूबिट्स जो है मस्ट बी कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो और -273 डिग्री। देख लो फिर से वही आ गया, -270 डिग्री, 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ठंडा करना होता है। तो यार इतना कूलिंग टेम्परेचर भी तो चाहिए। अब हाई कॉस्ट पड़ जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, कोई एक्सल केबल चाहिए इसके लिए एडवांस, जो नॉर्मल केबल से काम नहीं चलेगा। चिप और उसकी जो सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हैं वो सब तो है ही। बस यही तो करना था आपको। अब इसको रिवीजन करोगे, जितना मैंने अंडरलाइन किया, इसको रिवीजन करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। हाँ, जो नया स्टूडेंट है उसे प्रॉब्लम आएगी, बट आप लोग नए नहीं हो। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब आ जाओ हाइपरलूप। ये सब मैंने टॉपिक करवा रखा है, कई बार करवा रखा है। हाइपरलूप एक ट्यूब है या ट्यूब के अंदर ही रेलवे चले, वैक्यूम करके, है ना, इस टाइप का। मुंबई में ये इससे इसमें ट्रेन चलाने की बात हुई है बहुत पहले, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों आ गया,
आईआईटी मद्रास ने एक हाइपर लूप टीम को स्टार्टअप टू TUTR के साथ इन्होंने मिलकर एक ट्रैक जो है वो तैयार किया है 410 मीटर का। तो भारत का ये पहला सफल परीक्षण है। अभी तो परीक्षण ही हो रहा है ना, फर्स्ट है मार्किंग जो हाइपर लूप है उसको कंप्लीट किया एक्सपेरिमेंट के रूप में। अभी एक्सपेरिमेंटल ही है ना। ये है क्या? तो स्पेस एक्स, हाँ देखो इसने जो है एलन मस्क ने सबसे पहले इसको हाइपर लूप हाई स्पीड रेल चलाने के लिए प्रस्ताव किया था और इसको बाद में ओपन सोर्स कर दिया गया। किसी भी चीज को ओपन सोर्स करने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? चैट जीपीटी का नाम सुना है? IPR नहीं होगा, अरे वेरी गुड, ठीक है। और कोई? और कुछ? ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट में चले गए यार। यूज फॉर ऑल, अच्छा। हम्म, चलो चैट जीपीटी ओपन सोर्स है या नहीं ये बताओ। नहीं? चलो वेरी गुड। चैट जीपीटी ओपन सोर्स नहीं है, तो कोई ओपन सोर्स का कोई अभी नाम बता दो जो आया हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसको डेवलप भी कर सकते हैं खुद से। वो भी नहीं भाई, अभी वो जो डीप डार्क करके कुछ आया ना, डार्क सी, चाइना वाला, ओपन सोर्स है। आप उसको क्या कर सकते हैं, खुद से उसको ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओपन सोर्स, बाद में इसको ओपन सोर्स कर दिया गया। यूज करेगा कोई भी, लेकिन जैसे चैट जीपीटी में भी है बट 4.0 में है, यानी आप उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। जी हाँ, सबके लिए हो गया, लेकिन उसको और डेवलप कर सकते हैं एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फिर जैसे राज ने भी कहा, उसकी बात भी, उनकी बात भी सही है कि IPR नहीं होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा। कोई भी इसको और डेवलप करके और ऊपर तक लेके जा सकता है एडवांस लेवल पे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? हाइपरलूप एक उच्च गति परिवहन प्रणाली है, यानी कुल मिला के ये जो मैग्नेटिक जो लिबर्टेंसी जो मैगलेव, जिससे आपका जो जापानीज रेलवे जो चलता है, ठीक है, तो हाइपरलूप इज अ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेयर प्रेशराइज्ड पॉट ट्रेवल इज वेरी हाई स्पीड थ्रू लोअर प्रेशर ट्यूब। बहुत ही कम दबाव, जिसमें दबाव युक्त प्रेशर पॉट कम दबाव वाली ट्यूब, लो प्रेशर ट्यूब में बहुत तेजी से यात्रा करेगी। एक ट्यूब बना दिया गया, अब जैसे पानी का ट्यूब देख लो, ठीक है, उसमें पानी कितना फुल स्पीड में टैप में लगाओ, इधर आप अपना गमलों में पानी दे दो, फुल स्पीड में निकल रहा है। वैक्यूम नहीं है, पूरा हवा निकाल दी गई तभी तो पानी आ रहा है ना। हाँ वैसा, यानी एक हॉलो ट्यूब अगर आप ले लो तो यहाँ पे पहले एयर होगा, लेकिन जैसे ही आप टैप से उसको कनेक्ट करोगे तो ये जो भी एयर होगा उसको धकेलते हुए पानी का फुल स्पीड, एक बार पानी बाहर आना स्टार्ट होगा तो फिर इसमें एयर नहीं होगा। ये दिख रहा है? इसी तरह से जैसे मेट्रो में क्या है, मेट्रो में अभी भाई उसको एयर भी जो है उसको उसकी स्पीड को कम करता है। यही चीज था कि जापानीज ने, मैगलिन ने क्या किया, अपने नोजल को, अपने ट्रेन को उन्होंने क्या किया, नोजल को कम कर दिया। बहुत उसकी स्पीड भी बढ़ गई, प्लस जो एक वैक्यूम क्रिएट होता था, बम करके आवाज आती थी, वो भी खत्म हो गया। बट इससे भी ज्यादा स्पीड, इसका मतलब 5 टाइम्स मान के चलो, वैक्यूम में अगर हम इसको रन करते हैं किसी भी उसको, तो बहुत जल्दी, जैसे कि हाइपर, जैसे आप ऐसे समझो ये बहुत कॉस्टली भी होने वाला है। ठीक है, मुंबई में इसको लगाने की बात एलन मस्क ने की थी, ये मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो पहली ग्रेविटी वैक्यूम ट्यूब, ग्रेविटी वैक्यूम ट्रांजिट या हाई स्पीड ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन इसको कहा जाता था। अब इसको, ये एक ट्रेन ऐसी है जिसमें जल्दी से जल्दी A पॉइंट से B पॉइंट तक आप पहुंच पाओगे, मिनटों में पहुंच पाओगे। जहां पे 10 घंटे लग रहे थे, अगर आपने पूरा वैसे बना लिया, अगर ऑब्वियस है कि कॉस्ट बहुत आएगा, लेकिन बना लिया तो
फिर आप प्लेन से भी जल्दी पहुंच जाओ। क्लियर? चलो। सो तो हाइपरलूप काम कैसे करता है भाई? तो मैग्नेटिक मैगलेव दो प्रकार से यूज होता है। एक पॉट्स को ट्रैक से ऊपर उठाने के लिए, यानी ये इसका पटरी है, पटरी से ऊपर दौड़ेगा ऐसे ऐसे, जैसे चुंबक को लेके जाओ। ये भी चुंबक है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। बट मैग्नेट को ये आपस में टच नहीं करेंगे, बट स्पीड से चलेंगे पैरेलल, तो बहुत स्पीड चल सकते हैं। और दूसरा पॉट को आगे बढ़ाने के लिए, यानी आपस में चिपकेंगे भी नहीं। जैसे आप रेलवे का ट्रैक जो है उस पर तो उसके जो व्हील है वो तो चल के जा रहे हैं ना, गोल गोल घूम रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है कि ये आगे बढ़ाएगा, और एक मैग्नेट इसको आपस में, जैसे आप समझ लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो आपस में चिपकेंगे नहीं। वैक्यूम रहेगा, ठीक है। और प्रेशर वो उसमें एकदम नहीं के बराबर, लो प्रेशर की। वैक्यूम का मतलब हवा निकाल दी गई, तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा। अब जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार संभव है। अब 1200 किलोमीटर 1 घंटे में जाना है, तो चेन्नई पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे में चेन्नई, 2 घंटे में चेन्नई, ऐसा कुछ। चलो, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट क्या होगा? एक ट्यूब होगा, एक कैप्सूल होगा, एक कंप्रेसर होगा, एक सस्पेंशन होगा, एक प्रोपल्शन होगा। बस ये इतना ही कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कंपोनेंट है। चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस में यार लॉक, मैंने आपको ऊपर ही बताया, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी तो पहले काफी एक्सपेंसिव रहने वाली है। $27 मिलियन एक माइल को, 25 to 27 मिलियन डॉलर लगेगा। वेरी गुड। तो भूल जाओ, कम से कम लैंड एक्विजिशन को छोड़कर, जिसकी जमीन पे लगाओगे उसका कॉस्ट छोड़कर। तो इंडिया के लिए कम से कम अभी 50 साल अभी और वेट कर लो, 50 ईयर्स या 100 ईयर। ठीक है, अभी तो हाई स्पीड की रेल ही नहीं आई है हमारी यहाँ तो। अभी मुंबई से जो आपका अहमदाबाद वाला जो हाई स्पीड रेल है वो चलना है, अभी तो टाइम है, उसमें भी 27 में पूरा होना है वो तो, है ना। तो सुरक्षा से संबंधित चिंता, यानी कहीं आग लगने का खतरा ना हो जाए, है ना। निकलेंगे कैसे यार, इतनी स्पीड में वो चलेगा, कहीं आग वाग लग गई तो फिर, ठीक है। तो आप उसमें बचाव कैसे करोगे? ठीक है, तो सस्पेंशन हो गया, हाई कॉस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या सेफ्टी कंसर्न भी है? लिमिटेड एग्जिस्ट रहेगा, मेक इमरजेंसी इवैक्यूएशन डिफिकल्ट, ऑब्वियस है। वैक्यूम को बनाए रखना भी, वैक्यूम मेंटेनेंस जो है ये भी बहुत मतलब बड़ी चीज है। क्यों? सैकड़ों किलोमीटर तक आप एकदम लंबी जो है वहां से आप उसको वैक्यूम की तरह, जैसे आप समझो अ, हवा निकाल के रखना ये पॉसिबल, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसके लिए, सक्शन पंप चाहिए होगा उसके लिए। सक्शन पंप से आपको पहले पूरा एयर निकाल के रखना पड़ेगा, है ना। इतना ज्यादा एक्सीलेट का इम्पैक्ट क्या होगा? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये लोगों को भी क्या कर सकता है, थोड़ा नौजिया वगैरह जो है, उल्टी वोमिटिंग में सब आ सकता है, भूकंप आ सकता है, इतना फुल स्पीड में जा रहा है। तो ये हाइपरलूप का जो एक्सेलरेशन है, जापान का जो शिकानसेन जो बुलेट ट्रेन है, उसके उससे भी ज्यादा, 7 गुना, 7 टाइम्स ज्यादा, मोर देन 7 टाइम्स है ये, हाइयर है। यानी आसपास के, अगर मेट्रो में आज, मेट्रो में देखोगे तो मेट्रो के आसपास के जो घर हैं, मेट्रो जब लाइनें चलती हैं और आसपास जो घर है, वो देखोगे क्रैक्स उस पे रहते हैं, है ना। आप लोगों को नहीं पता तो एक बार यूट्यूब पे जाके देखना, पता नहीं चलता है लोगों की दुख हमें मतलब नहीं है ना, तो उनके घरों में क्रैक्स है। तो सोचो कि मेट्रो तो कुछ भी नहीं है, 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो ये हालत है। तो जहाँ पे 600 700 चलेगा, ये तो 1200 चल रहा है बॉस। आने वाले समय में वो 1500 2000 किलोमीटर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? चलो, तो
इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अदर इमर्जिंग जो मॉडर्न ट्रांजिट सिस्टम है, ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर है, एयरबस, वाहना, ठीक है, इसको भी थोड़ा किया गया कि अर्बन मोबिलिटी, एयर मोबिलिटी के लिए छोटे छोटे एयर टैक्सी टाइप की है। स्मार्ट रोड्स बनाया जा रहा है, पोर्चुगल में बनाया गया है, स्वीडन में बनाया गया है, इलेक्ट्रिफाइड रोड बनाया गया है कि ऑटोमेटिक रोड पर वो प्लेटें रहेंगी आपके, जो व्हीकल है उसके ऊपर से गुजरेगी और वो ऑटोमेटिक चार्ज होती रहेगी। बट इसके लिए भी पूरा एक सेटअप चाहिए, ठीक है। पोर्चुगल तो बना ही रहा है, एक स्वीडन ने भी एक इलेक्ट्रिफाइड एक रोड तैयार किया है। बट अभी छोटे कंट्री कर सकते हैं, उनके पास पॉपुलेशन कम है, पैसा ज्यादा है, हमारे पास ये करना बहुत मुश्किल है अभी। देखो एक इंडिया में भी चल, मैंने आपको बताया ना, मुंबई और अहमदाबाद में हाई स्पीड रेल, अभी तक तो ये 27 में आएगी, काम चल रहा है इस पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, वे फॉरवर्ड छोड़ ही दो उसको आप। ये प्री के लिए समझ में आया कुछ चीजें। चलो, आयुष मंत्रालय का 10 साल हो गया यार। चलो, आयुष मंत्रालय के लिए 10 ईयर हुआ, होने दो। 10th ईयर मतलब इसने अपना एक सेलिब्रेट कर लिया, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लिया। कब आया था आयुष मंत्रालय? 14 में। और 95 में जो होम्योपैथिक जो डिपार्टमेंट था, 2000 में इसको आयुष विभाग बनाया गया और फिर आयुष मंत्रालय कर दिया गया, एक पूरी मिनिस्ट्री फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। एम क्या था? प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन था, ये याद रखना, ये जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं करना है आप लोगों को, कुछ कुछ तुम थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है, लिटिल बिट। आयुर्वेद में क्या क्या, अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन है वाइल अलाइनिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी के साथ ये अलाइन होगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी देगा, दोनों चीजें करेगा। तो आयुष में आयुर्वेदा, योग एंड जो आपका प्राकृतिक ये जो है नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी सब आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको याद कर लो। अचीवमेंट्स छोड़ सकते हो लेकिन ठीक है, अभी अचीवमेंट को छोड़ दो थोड़ा सा। हाँ, लोगों में थोड़ा सा डिजिटली जो एक हेल्थ कवरेज है वो थोड़ा सा प्रमोट हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है लोगों में। एक काम की चीज क्या निकल के आई है देखो, जैसे कि मिशन भी, एक राष्ट्रीय आयुष मिशन लॉन्च किया 14 में, 26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और कदम वगैरह क्या क्या उठाए जा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर थोड़ा सा कोलैबोरेशन किया गया, बस इतना याद रखना है। क्या किया गया, क्यों किया गया, वो सब छोड़ दो। कमिटमेंट कितना, $85 मिलियन का है, वो सब छोड़ दो, ये सब याद नहीं रहने वाला। बस डब्ल्यूएचओ के साथ कोलैबोरेट हुआ है गुजरात में, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट जो है वो भी हुआ है, कोऑपरेशन है इसके लिए, डब्ल्यूएचओ का कोलैबोरेशन हुआ है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए थोड़ा सा आ गया, वो भी डब्ल्यूएचओ सर्टिफाई करेगा, मार्क वगैरह जो भी है ये सब डब्ल्यूएचओ उसको सर्टिफिकेट ये देगा कि हाँ भाई बनाओ, अच्छी बात है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड वगैरह जो है 2020 में लाया गया है, निम्स, एनसीआई, एसएम और एनसीएच का गठन किया गया है अधिनियम द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलो, पॉलिसी लेवल पे बात हो रही है, प्रमोट किया, एक ब्यूरो बना दिया गया है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो भी बनाया गया है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या होगा, देखो चैलेंजेस भी पूछता है कई बार, मैं फिर क्या दे रहा हूँ, यूपीएससी बहुत बेदर्द है, कभी कभी वो चैलेंजेस भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब ठीक यार, अभी तक लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया है, लैक ऑफ ट्रायल्स, अभी बहुत ट्रायल्स का होना बाकी है। एलोपैथी के साथ कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा लैक ऑफ जो सिनर्जी विद एलोपैथी, ठीक है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रीजनल जो वेरिएशन है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग अलग हो जाती है, लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है,
मिसकंसेप्शन है कि नहीं यार ये सब तो फालतू की चीज है। होम्योपैथी को लोग मानने को तैयार नहीं है, हालांकि मैं खुद बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि सबको चाहिए इंस्टेंट रिलीफ, है ना। होम्योपैथी करता नहीं है। बट साइड इफेक्ट, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता, उसका भी होता है। ठीक है, हर दवाई का होगा, इनफैक्ट आयुर्वेद का भी होगा। साइड इफेक्ट सबके होते हैं बॉस, ठीक है। चलो, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये कॉमन चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा एक बार भी पढ़ के जा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो यूपीएससी में एक लाइन मिलेगा आपको, हेल्पफुल होगा, आप लगा दो। ठीक है, चलो। अच्छा, कितने बच्चों ने अभी तक इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी का जो ईयरली मैंने आप लोगों को शेयर किया था, उसको खत्म कर लिया है? एक रीडिंग हो चुका है, खत्म मीन्स एक रीडिंग। जनवरी का? अच्छा, इकोनॉमी डन है, ठीक है। इन्वायरमेंट इज गुड, ओके, ठीक है। जैन का, जैन एंड फैब का देख लिया आप लोगों ने? कुछ मिस्टेक होगा तो बताइएगा। जैन एंड फैब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा ठीक ही किया है, लेकिन कुछ चीजें रह गई होंगी, तो हालांकि इस बार आप लोगों को थोड़ा सा गलतियां कम मिलेंगी, है ना। कुछ चीजें मैं भी अपने में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, कर ये मैगजीन मैंने मयंक जी इसलिए दे दिया है पहले, कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और आपका जो पेशेंस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले कम हो जाएगा, ये मुझे पता है अच्छे से। तो बेचैनी ना हो इसीलिए दे दिया गया आपको पहले, ठीक है। तो 15 दिन का, 15 डेज का अगर आपके पास मार्च का नहीं है, तो कोई आसमान नहीं टूटेगा। फैब तक पूरा दे दिया गया है। और यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है वो ठीक है, आप लोग अपने हैंड से क्या कर सकते हो वो समझ लो। जो भी न्यूज इन शॉर्ट है, संक्षिप्त समाचार, जो भी सब्जेक्ट का है, ये जो मैगजीन है उसमें जो भी आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, वट एवर, एक्स वाई जेड, सबके आपको न्यूज इन शॉर्ट जरूर करके जाना है, अपने हैंड से। मैं तो यहाँ कोशिश करूंगा जब तक ये चलेगा, अब 15 मई तक चले, कब तक चले मुझे आई डोंट नो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये हो जाए। तो अगर आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, तो डबल आपको बेनिफिट है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको ये नहीं पता है अभी कि कहाँ पे फोकस ज्यादा करना है, जो कि मैं यहाँ करवा दूंगा, ठीक है। सुबह एंड राज, क्लियर है। चलो, रेयर डिजीज इस पे आ जाते हैं यार थोड़ा सा। रेयर डिजीज क्या है, ये भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, घुमा फिरा के पूछेगा ही, है ना। क्यों समाचार में था भाई? ये CDSCO जो है, इन्होंने क्या किया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एंटी कॉम्प्लीमेंट थेरेपी फॉर रेयर डिजीज की। इस CDSCO ने क्या किया, पहली बार एक थेरेपी को मंजूरी दी है, जो कि रेयर डिजीज के लिए, यानी 1 लाख पे एक लोगों को, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था यार कि इसके इलाज के लिए फंडिंग को और थोड़ा सा बेटर बनाओ यार, 1-1 करोड़ का वो डोज आता है ना, कई बार तो ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महंगा है तो बाकी लोगों का, गरीब का इलाज नहीं होगा। चलिए, तो दुर्लभ रोग है क्या, पहले थोड़ा सा वो जान ले। तो WHO का जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द WHO, रेयर डिजीज इज अ लाइफ लॉन्ग, ऑफन डिबिलिटिंग डिसऑर्डर अफेक्टिंग वन और फीवर पर 1,000 पीपल, 1,000 में से एक लोगों को ये प्रभावित कर ही देता है, जीवन भर, लाइफ टाइम के लिए। यानी अगर आपको ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफ टाइम तक है, छोटी मोटी है तो ठीक है, बट जान जा सकती है। अब देखो, खतरनाक नामक है, फैनकोनी एनीमिया,
पेट्रोसिस, पायरोसिस नहीं है, ध्यान रखना। ऑस्टियोपायरोसिस घुटने का दर्द वाला होता है, जो बूढ़े लोगों में होता है, वो नहीं। ये ऑस्टियोपेट्रोसिस है ये। मिसबा फातिमा जी, ठीक है। चलो, तो अलग अलग देशों जो है इसको अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि ये एनेमिक वाला जो है कि भाई हर बार खून की कमी होगी तो हर 2 दिन पे जाके खून चढ़वाओ, सुनते हो ना। हाँ, तो अभी इंडिया ने क्या किया है, राष्ट्र जो एनपीआरडी ने 21 में 63 दुर्लभ रोग, रेयर डिजीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया था। ठीक है, ट्रीटमेंट के इस पे ग्रुप 1 पे क्या है, तो कैन बी ट्रीटेड विद अ वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक बार का इलाज जो रोगों को खत्म कर सकता है। सेकेंड कैटेगरी का है रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए, बट कॉस्ट आर लोअर विथ डिस्कमेंटेड बेनिफिट, लागत कम रहेगा, लंबे समय तक इलाज करवाना पड़ेगा। तीसरा जो है भाई जीवन भर इलाज कराते रहो और बहुत महंगा होने वाला है। ठीक है, पॉम्पे रोग है, वॉशर जो डिजीज है वो है। ठीक है, एक बार में यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, फैब्री रोग है, डिजीज है। ग्रुप 2 में क्या है, ये फिनाइली कीटोन कीटोनूरिया। अब ये नाम थोड़ा सा खतरनाक है, आप उसको फिनाइल वगैरह से ऐसे याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है बॉस, पहले बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ये करना जरूरी है। जहां छोड़ने की गुंजाइश है, मैं यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, मैं वो आपको नहीं पढ़ने को कह रहा हूँ। मुझे आप लोगों की पूरी मेंटल हेल्थ का मुझे ज्यादा ख्याल है। एक एक्स्ट्रा मैं अगर मॉर्निंग की क्लास में एक वो लगा देता हूँ, एक पिक्चर लगा देता हूँ, तो बच्चे उसमें हिल जाते हैं। तुरंत मेरे पास कॉल आ जाता है, सर एक नया पिक्चर आपने क्यों लगा दिया, क्या करूँ। चलो, तो इंडिया में अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार, इंडिया का क्या है इसमें स्टांस है, जो इनिशिएटिव क्या लिया है टू टैकल रेयर डिजीज। ग्लोबल एक एक लेवल पे लिया गया है, और एक इंडिया का इनिशिएटिव क्या है। तो इंडिया का इनिशिएटिव क्या है भाई, 21 में उन्होंने एक अपना एक वो बना दिया कि 50 लाख रुपए का प्रत्येक मरीज के लिए अमाउंट दे दिया गया। ठीक है, और एक रिसर्च वगैरह जो है एक वो भी बना दिया गया है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021, इसको खाली याद रखो, बस इतना याद रखने की जरूरत है। एम रहेगा कि 50 लाख रुपीज मिल गया, और एक नेशनल जो है कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए थेरेप्यूटिक फॉर रेयर डिजीज करके है, एनसीआरडी टीआरडी, इसको रिसर्च कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया। ठीक है, चलो, एक सर्कुलर बनाया गया है, यदि किसी दवा को पहले अगर अमेरिका या ब्रिटेन जापान में टेस्ट मंजूरी मिल गया है, तो फिर उसको इंडिया में टेस्ट उसको मंजूरी मिलने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको डायरेक्ट इंडियन मार्केट में ले आओ। ठीक है, ये सब चीजें की गई हैं, अच्छी चीज है, क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल वगैरह जो है वो एक रूल लाया गया 19 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरीब लोगों को जो है उनको तो जो पेशेंट है उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो 50 लाख बता ही दिया यार, है ना। ग्लोबल लेवल पे देखें तो फेयर प्राइसिंग फोरम है कि भाई बहुत ज्यादा महंगा ना हो। ठीक है, ऑफन ड्रग भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, चलो, चैलेंजेस क्या क्या है, अब ये देखो फालतू की चीजें हैं, मतलब फालतू का मतलब कि दिमाग लगाना थोड़ा सा। रेयर वाले में अगर हम बात करें, इंडिया में 450 प्लस दुर्लभ रोग है, 1/3 जो है, ये इंपॉर्टेंट है, 1/3 जो है वो इंडिया में ही, पूरे जो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पे जो रेयर डिजीज है उसका 1/3 तो इंडिया में है। और ट्रायल्स के मामले में बात करें तो ग्लोबल लेवल पे 8,000 होता है, हमारे यहाँ 80 होता है, यानी 0.1% से भी कम है। डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, बजट लो है, बहुत ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा देखो मनी भी खर्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो कॉमन चीजें हैं,
95% जो है उसका कोई स्वीकृत, कोई एक्सेप्टेंस, उसका कोई इलाज ही नहीं है यार। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पेशेंट्स पे पड़ेगा, उसकी फैमिली पे पड़ेगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, सोशल आइसोलेशन के, भैया उसको दूर रहो, कटो मत, है ऐसा कुछ। चलो, तो ऑर्फन ड्रग का मतलब क्या है कि बहुत, अब 1 करोड़ का एक सिंगल डोज है, अब 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे आप? तो ये सब चीजें चैलेंजेस में है, ठीक है। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। हाँ, एक चीज है, एक कमिटी बनाई गई थी, इसको देख, इसका जो डायरेक्टर जो होता है, ये 5 ईयर के लिए होगा। आईसीएमआर का जो डायरेक्टर जनरल है वो चेयर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सीडीएससीओ एंड डीसीजीआई जो है, ये फास्ट ट्रैक मंजूरी मिल गई। जैसे फास्ट ट्रैक के लिए क्या है कि भैया कोई दवा आपको लॉन्च करना है, और कोई दवाई आपको इंडिया में लॉन्च करना है, अमेरिका में हो गई, जापान में हो गई है, ब्रिटेन में हो गई है, लॉन्च हो गया है, टेस्ट में पास है, चलो, हमने ऑटोमेटिक विद इन अ वीक इसको भी पास कर दिया, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। दुर्लभ रोगों कंपनी अधिनियम अनुसूची में 7 में इसको जो है रेयर डिजीज डोनेशन जो है अंडर 7 में जो कंपनीज एक्ट में लाया गया है, इनकरेज करने के लिए कंट्रीब्यूशन। अगर अगर यानी इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई बड़ी कंपनी, रिलायंस मान लो, टाटा मान लो, कोई भी एक्स वाई जेड, अडानी अंबानी मान लो, है ना, तो कंपनी एक्ट में, और विप्रो है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कंपनी एक्ट में सभी लोग आएंगी, ठीक है। उसमें एक शेड्यूल दे दिया गया है 7th में कि अगर आप प्रमोट करना चाहें, जैसे कि आपका जैसे कंपनी एक्ट में क्या है कि आप अपना 2% जो प्रॉफिट हो रहा है उसका आपको 2% खर्च करना, एक्सपेंड करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो वो 2% आप यहां भी दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आई? चलो, इतना ही करना था। क्लियर है सभी को? 10 बार नहीं पूछूंगा। चलो, अच्छा, आप लोग वो भी बता सकते हैं कि यार इसमें इसको बॉक्स में रखना है कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ डिजाइन अगर आप लोग को लगता है तो वो भी बता देना, ठीक है। हाँ, जिनको रॉ लगता है कि सिर्फ रॉ है, ये है वो है, हालांकि मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, इजिली वो विजिबल रहेगा। इसका कलर भी चेंज किया है, वेब वाले में आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें चेंज की है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता होगा तो बताइएगा। और जो लोग कहते हैं पिक्चर के लिए कि भाई पिक्चर लगा दो, तो पिक्चर लगाने से पेजेस जो है वो 20-30 पेजेस और बढ़ जाएगा, उसका कोई यूज है नहीं। यूपीएससी बहुत नीरस है बहुत, ठीक है। चलो, अब जैसे देखो यहाँ पे ये उसमें नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कमी है, बट फैब जनवरी और फैब में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, इसरो ने क्या किया, प्रोब जो है, प्रोबा, प्रभा या प्रोबा थर्ड का लॉन्च किया है, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। ये पीएसएलवी C69 से, सॉरी C59 से लॉन्च किया गया था, ये याद रख लेना, कोई पीसीएस पूछ लेगा। ये है किसके लिए, ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है, उसको लॉन्च किया गया था, स्टैब्लिश कहाँ किया गया है, ये क्लाइंट इसका कौन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। इसका एक ये कमर्शियल वो है आपका, अ, सतीश धवन से छोड़ा गया है, और ईएसए का ये फर्स्ट लॉन्च है बेसिकली फ्रॉम इंडिया, प्रोवा फर्स्ट, ये प्रोवा फर्स्ट जो देखो 3 है ना, प्रोवा फर्स्ट 2001 में लागू, ये जो है लॉन्च किया गया, अब ये थर्ड लॉन्च किया गया, 4 चरणों में होगा, तीसरी पीढ़ी का है, यानी कि थर्ड जनरेशन का है, 4 स्टेज होगा, और कैन लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट इनटू डिफरेंट ऑर्बिट, ये खासियत है बस, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इजी इजी चीजें जो होंगी यूपीएससी के लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, ठीक है। चलो, तो मिशन 3 जो है, ये प्रोबा 3, ये
इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन है, मिशन है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फॉर्मेशन जो फ्लाइट है यानी सटीक संरचनात्मक उड़ान का उपयोग करके सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना, सूर्य की यानी सन का जो कोरोना है, यूजिंग प्रिसाइजिंग सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइंग। ये कोरोना क्या है भाई? ये सन है, सन के ऊपर में एक कैप लगा हुआ है, इस तरह समझो, यही है कोरोना। इसका इसको थोड़ा सा जाके स्टडी करना है, तो ये सैटेलाइट इसलिए भेजा गया है। तो ये कमर्शियल है। फायदा क्या होगा? तो अब इंडिया की हिस्सेदारी भी इसमें थोड़ी सी धीरे धीरे ग्रो होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, रेवेन्यू आएगा थोड़ा सा, यार हमने दूसरे का, यूरोपीय एजेंसी का रॉकेट छोड़ा है तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, छवि मजबूत की, यार ये अच्छा टिकाऊ है, सर्विस मिलेगा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आगे चलकर हो सकता है। ठीक है, अब ये एनएसआईएल के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था एनएसआईएल, एनएसआईएल का ये कमर्शियल मिशन है। ये क्या है एनएसआईएल? इसकी स्थापना 2019 में हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत ही हुई थी। इसरो ही इसके कमर्शियल को देखता है। एंट्रिक्स भी है और एनएसआईएल भी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा इंट्रक्स एंट्रिक्स भी है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो बेसिकली इसका प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, ये बूस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसरो वगैरह के लिए है। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर भी आएगा इस अंतरिक्ष की खोज के लिए, इसको एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए हो गया। ठीक है, चलो, बढ़ावा देने वाले, हाँ, इन स्पेस की स्थापना हो गई है, इसके लिए एक बॉडी बना दी गई है कमर्शियल पर्पस को, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इनिशिएटिव इनेबलिंग कमर्शियल स्पेस लॉन्च, इन स्पेस को लॉन्च किया गया है। एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी के लिए। दूसरा, एक इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लेके आया गया है। ठीक है, प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप भी लाया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, है ना, ये सब नाम सुन रहे हो। जैसी कंपनियों को अब थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है। एसएसएल भी डेवलपमेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, फ्लेक्सिबल लॉन्चेस हो, छोटे छोटे हम यूज कर सके इसके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एक्सोमी मिशन। ठीक है, AX4, ये क्या है भाई? AX4 एक्सियम मिशन किसका है? ISS का है। ये फोर्थ, यानी इट्स अ फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। स्पेस एक्स का है वही ड्रैगन अंतरिक्ष यान, यान का नाम क्या? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, नासा का और एक्सोमी स्पेस, दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट किया है। इंडियन एस्ट्रोनॉट हैव कंप्लीटेड देयर इनिशियल ट्रेनिंग फॉर दिस मिशन। इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे इसमें से, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ऐसा ही एक लॉन्च हुआ था 2022 में, भी लॉन्च हुआ था फर्स्ट, वो भी पूरी तरह से निजी था। इंपॉर्टेंट है, बट पीसीएस के लिए, आईएएस में थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, पीसीएस के लिए ठीक है ये। डार्क धूमकेतु, डार्क कॉमेट, कॉमेट क्या है भाई? उच्छल तारा जिसको हिंदी में कहते हैं, धूमकेतु, है ना। कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि यार सन की तरफ अगर कोई कॉमेट बढ़ रहा है तो उसका जो टेल है वो सन से क्या बनेगा? फार फ्रॉम अवे, दूर बनेगा। अगर इस तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो पूंछ उसकी लंबी सी हो जाएगी, है ना। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पहले कई बार मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है। चलो, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। डिस्कवर कौन किया है ये? अब इस, अच्छा, ये धूमकेतु वगैरह जो है एस्टेरॉइड एक तरह से कॉमेट है। ठीक है, अंतरिक्ष में जो बहुत सारे जो पत्थर वगैरह है या कोई ग्रह है जो स्पीड से गुजर रहे हैं, ठीक है, किसी से टूट के किसी अपने पथ को, अपने जो ऑर्बिट है उसको से भटक गया है, तो वो गुजरता रहता है ना। कहा भी जाता है कि एक कॉमेट आ गया था, एक धूमकेतु, और सीधा अर्थ से टकरा गया था, जिससे डायनासोर मर गया, उसकी पूरी उसका एग्जिस्ट एक्सटिंक्ट ही हो गया। सुनने में यही आता है। चलो, तो एक नासा के रिसर्चर ने इसको खोजा है,
ठीक है, नाम रखा है ओम ओमू ओमू अमुआ। अरे वाह, ओमू अमुआ। ठीक है, चलो। ये एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड कहाँ होता है भाई, जैसे, लेकिन बर्ताव धूम केतु की तरह करता है, यानी दिखने में ये क्या है, एस्टेरॉइड की तरह है, लेकिन जो बिहेवियर पैटर्न है वो कॉमेट की तरह है। पहले समझ लेना, कॉमेट में और एस्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है। ये अंतरिक्ष में है, ठीक है, ये स्पेस में से कहीं भी कहीं गुजर सकता है। बट एस्टेरॉइड क्या होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में ही रहेंगे, इन दोनों प्लैनेट के बीच में। और ये कोई क्या कहते हैं इसको, प्लैनेट का अपना फॉर्म शेप ले नहीं पाए हैं, बट मूव कर रहे हैं, ये है एस्टेरॉइड। ठीक है, कॉमेट अलग है। हाँ, अरे वाह, क्या बात है राजमोशाय, दिल खुश कर दिया यार। चलो, तो इसका पूंछ निर्माण देखिए, टेल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका क्षेत्रफल कम होगा, जिससे कि टेल जो है में दिखने लायक सामग्री कम होती है, यानी टेल थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, ऑर्बिटल डेविएशन क्या होगा इसका, तो ऑब्वियस है, डेविएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय योर को स्काई इफेक्ट। ये अपनी कक्षा में अपेक्षित पथ से विचलन होता है, यानी हट जाएगा। जैसे इस कक्षा में घूमना है इसको, इस लाइन में ही चलना है इसको, लेकिन ये डेविएट हो गया, इधर चला गया, इधर चला गया, डेविएट हो गया। तो यारको-बस की इफेक्ट पूरी तरह से इसको नहीं समझाया जा सकता कि क्यों होता है ऐसा, ये पता नहीं है। ठीक है, बट एक प्रिंसिपल है, इफेक्ट है, इसको कहते हैं। ये इफेक्ट देख सकते हो। ये इफेक्ट कभी अगर पूछ ले आपसे यूपीएससी, तो आप वो सिंपली समझ जाना, ऑर्बिटल डेविएशन है, यानी इसका ये रूट है, अब ये रूट से हटकर वो क्या किया, ये निकल गया बाहर, आवारा बच्चे की तरह। रोटेशन की बात करें तो बहुत तेजी से घूमेगा, और गैस और धूल सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिससे कि इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्पाइन रैपिडली होता है, डिस्परिंग, escaping gas and dust in all direction, making them difficult to detect। ठीक है, कक्षा का पैटर्न क्या होगा, ऑर्बिट पैटर्न, फ्लो इन ऑल गेट, इलिप्टिकल पाथ में होगा, ये अंडाकार घूमेगा इस तरह से, गोल गोल नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये सूर्य के करीब आते हैं, फिर सौर मंडल के बाहरी हिस्सों की ओर चले जाते हैं, यानी जब तक ये मान लो सन है यहां तक आया, तो यार यहाँ तो पास आ गया, और फिर यहाँ से कभी बाहर निकल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो सोलर सिस्टम से ही ये बाहर चला जाए, ये भी होता है। चलो, ये आईएएस के लिए कर सकते हो। ठीक है, चलो फसाई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हमेशा बना रहेगा। फसाई ने एक एडवाइजरी जारी की है ई कॉमर्स के लिए, बेसिकली किसके लिए है, ये फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कानून बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है। सड़क के किनारे जितने भी ठेले खोमचे मिलेंगे, सब खाने की जो भी चीजें मिलेंगी आपको, सब सड़क के किनारे मिलेंगी। प्रॉब्लम यही है इंडिया में, कुछ करने जाओ तो गरीब जो है उसके पेट पे लात पड़ रहा है। वेरी गुड, सबको सड़क के किनारे ही दुकान चाहिए, ये भी सही बात है। तो गरीब को लाइसेंस होना चाहिए लोगों की जान से खेलने का, ऐसा कुछ। वेरी गुड, चलो। ना मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, एसी कमरे में नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो शॉपकीपर अपने अ, उसको ब्लॉक कर देते हैं, फुटपाथ को। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये सब होना चाहिए, पर ये सब चीजें होती नहीं। ठीक है, तो फसाई की एडवाइजरी थोड़ा सा देख लेते हैं, किसके रिगार्डिंग था। तो ये फूड उसके लिए है, सेफ्टी के लिए, फूड के लिए था ये बेसिकली। ऑनलाइन बेचे जाने वाली जो भी प्रोडक्ट है, उसकी सिक्योरिटी हो, या फिर उसका, लो लिजार्ड आ गया कहीं पे। चलो, हाँ, तो सेफ्टी है, क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी जो है फॉर फूड प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होगा, तो ये इसका रेगुलेशन किससे हो रहा है भाई, 2020 वाले से हो रहा है। ये पालन करना उसका रेगुलेशन को अनिवार्य है, सबके लिए मैंडेटरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट कंप्लाई कंप्लाई विथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020। ये एक रेगुलेशन याद कर लेना, 2020 का है, ये जरूर से कर लेना। तो कोई भी अगर आप लेबल लगा दिए और फिर मान लो कि आपने
ग्रीन वेज का लगा दिया और वो नॉन वेज का निकल गया, दिक्कत हो जाएगी। कोई भी गुमराह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गुमराह हो जाओगे, है ना। चलिए, सैनिटेशन, अगर फूड सेफ्टी और हाइजीन का भी ख्याल रखना होगा। डिलीवरी स्टाफ मस्ट बी ट्रेन्ड इन फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रैक्टिस। जोमेटो से आ रहे हैं, कौन सा खाना कैसे आ रहा है, क्या सब तो सबको चाहिए ऑनलाइन खाना रात के 2 बजे, है ना। वेरी गुड, ईश्वर आपका भला करे। कभी कभी बाहर का खा लो यार, लेकिन ठीक है, लेकिन कंट्रोल में खाओ, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा मोटी मोटी चीजें आप देख लो, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें। डिलीवरी में कम से कम, डिलीवरी के समय उत्पाद को कम से कम 30% सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, और न्यूनतम 45 डेज की वैधता बची हुई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, एग्जामिनेशन में यही पूछेगा। हाइजीन है कि नहीं है ये तो सबको पता है यार, तो क्यों लगाऊं मैं। पर जहां आप फंस सकते हो कि नहीं यार 15 दिन का होना चाहिए, आपको पता है कि 45 डेज का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फसाई के बारे में ये एक एक्ट लाया था 2006 का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था 2006 का, उसके तहत बनाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनाया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। रोल है वही, सेट साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड आर्टिकल्स एंड रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। फसाई सबके लिए गाइडलाइन वगैरह सब जारी करेगा, ठीक है, इशू करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंटर along with 22 मेंबर्स। एक इसमें अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट होगा, और 22 मेंबर्स होंगे, ऑफ विच 1/3 मस्ट बी वुमेन। रट लो, रट लो, एकदम आ गया, आ गया। क्लियर है, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। देखो कुछ चीजें पकड़ के चलो, हाइजीन के लिए रेटिंग दिखाना है या लाइसेंस है, ये तो सबको पता है ना। बेसिक चीजें एक बार रीडिंग ले लिया, हो गई बात खत्म। आप लोग वो पुराने नए वाले स्टूडेंट नहीं हो जिनको हर लाइन चाहिए, समझ रहे हो। क्लियर है कुछ, कमेंट करके बताओ। अच्छा, मैं तो भूल गया था कि लोग कमेंट नहीं करते हैं, चांद के खिलाफ समझते हैं, वेरी गुड। हम्म, चलो, हाई रिस्क फूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, हाई रिस्क फूड क्या है। रेडी टू ईट, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया, रेडी टू ईट होता है बेसिकली, उसमें बैक्टीरिया बढ़ने के, डेफिनेशन क्या है। हाई रिस्क फूड किसको कहते हैं, रेडी टू ईट फूड दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। तो कोई भी डिब्बा बंद खाना रेडी टू ईट वाला है ना, चाहे ये बेसिकली, इसका एग्जांपल देखो तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट प्रोडक्ट हो गया, इंक्लूडिंग पोल्ट्री या फिश प्रोडक्ट हो गया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो इसका निरीक्षण का, इंस्पेक्शन का रूल क्या है, हाई रिस्क फूड को अंडरगोज मैंडेटरी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, जरूरी है। तो जितना मोमोज खा रहे हो, अब कभी यूट्यूब पे जाके देखना मोमोज बनता कैसे है दिल्ली में, जिंदगी में मोमोज खाना ही छोड़ दोगे, ठीक है। इसकी फैक्ट्री है बकायदा, तो सब लोग एक ही जगह से, दो जगह से, हरी चटनी, वो ग्रीन जो, यक, बस हो गया, मुझे और कुछ बोलना नहीं है। कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे, आप एक बार देख लो प्लीज। हाँ, ठीक है। वो कौन सा एक और है व्हाइट वाली जो वो होती मेयोनीज है, और क्या होता है लाल, हाँ हाँ वही सब। नहीं नहीं नहीं, वो सफेद रंग की थी, एक बार मैं लेके आया था और वो जमीन पे गिर गई, 10 मिनट मैंने छोड़ दिया तो वो सीमेंट की तरह हो गई। मेयोनीज ना, हाँ। अब आपके पेट में वो जा रहा है, सोचो। वेरी गुड, हाँ अच्छी बात है। चलो, डिम्पल जी का फेवरेट है बाय द वे, और मिसबा जी का व्हाइट सॉस पास्ता टाइप। चलो, तो इसके लिए एक ऑडिट भी होना चाहिए, एनुअल ऑडिट होना चाहिए, ये सेंट्रल लाइसेंस्ड होना चाहिए। मैन्युफैक्चर प्रोसेस और प्रोसेसर जो है ऑफ हाई रिस्क फूड मस्ट बी अंडरगो एनुअल फूड, जो आपका जो सेफ्टी ऑडिट है,
फसाई द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस है, छोड़ सकते हो उसको। बस इतना एक जानना था, ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस लेवल पे था। ठीक है, चलो, इतनी कहानी सुना दी मैंने, इसलिए कि एग्जामिनेशन हॉल तक चला जाएगा ये। नोटेबल नोटिफाइबल डिजीज, ठीक है, डिजीज फिर से आ जाओ यार, सूचित करने योग्य बीमारी, अच्छी बात है। तो ये किसको कहेंगे यार, एक ऐसे ऐसे नोटिफाइबल जो डिजीज है, इज वन दैट मस्ट बी लीगल रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट करना इसके लिए कानून अनिवार्य होगा। डेफिनेशन ये, कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसको आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये बीमारी हुई है, और इस बीमारी को नोटिफाई करना हो, उसको कंट्रोल में लाने के लिए, लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक और जो एक और रेयर डिजीज है, दोनों मिला के पूछ लेगा। आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, ये अलग अलग बता दिया। अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग बता दिया, बट यूपीएससी ऐसे नहीं चलेगा, ये भी ध्यान में रखना। हर बातें रिकॉर्ड हो रही है मेरी, अगर मैं अपनी बातों से पीछे हटूंगा, मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, तो 25 तारीख को देखते हैं कि कितने लोग, आप लोग कितने ईमानदार हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 या 2 लोग करेंगे मुश्किल से, सबके पेट में दर्द होगा, सर घूम रहा होगा, लेकिन मैं 10 बजे रात तक वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, नहीं आए हैं, ये सब करके बताना पड़ेगा। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस तरह का जो, भाई आपको रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, या गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसको, ये इतना मैंडेटरी क्यों किया गया है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अधिकारी बीमारियों को निगरानी भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं, एंड गिव अर्लियर वार्निंग्स, पहले एक प्रकोप के लिए एक चेतावनी दे सकते हैं, है ना? ठीक है, तो उसमें नया क्या है? तो नया ये है कि द मिनिस्ट्री केस एंड डेथ एज नोटिफिकेबल। यानी अब एक लाइन में समझना, सांप काटने वाला जो मामला था, अब इसको पहले ये कंक्लूड कर दिया गया, यही काम की चीज थी। पहले स्नेक बाइट को डिजीज नहीं माना जा रहा था, अब माना जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब कहीं भी सांप काटा है, चलो मेंशन करो कैसे डेथ हुई। ठीक है, तो 2030 तक सांप काटने के लिए, यानी स्नेक बाइट जो होगा, जो केस होगा, उसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए, डेथ रिलेटेड जो स्नेक बाइट रिलेटेड डेथ है, और डिसेबिलिटी जो आ जाती है 50% तक, उसको कम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज ये है। अदर नोटिफाइड जो डिजीज होगी वो एड्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी WHO करता है ये काम, सर्विलांस तो करता ही है, एडवाइजरी जारी करता ही है, ये तो सबको पता है, छोड़ दो इसको। मैंने इसलिए दे दिया कि जो नए बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको कम से कम सारी चीजें एक जगह मिल जाए। ठीक है, चलो, क्लियर है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ठीक है भैया, आ जाओ, मलेरिया रिपोर्ट, एमपी, मलेरिया, एमपी, प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, चलो, रिलीज किया है ये रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है? WHO करता है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब एक लाइन में समझ लो, मलेरिया का जो केसेस है 2023 में, ये बढ़ा है या घटा है? ऑब्वियस है, बढ़ गया है, बस इतना याद रखना। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, केसेस इंक्रीज हुए हैं, नंबर्स पे मत जाना, परसेंटेज में मत जाना, बस इंक्रीज हो गया, ये याद रखना। WHO का जो बेसिकली अफ्रीकन रीजन है, उसमें अकाउंट फॉर 94% ऑफ ग्लोबल मलेरिया केस, 94% जो है मलेरिया होता है वो अफ्रीकन कंट्री में होता है, इंडिया में भी होता है। इंडिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 69% की कमी हुई है यार, ये काम की, डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस, 69% रिडक्शन
ठीक है। और डेथ जो की अगर हम बात करें तो 68% की कमी हो गई इंडिया में। हाई जो बर्डन टू हाई इम्पैक्ट जो समूह से बाहर प्राप्त करने में इसको सफलता मिली है, यानी कि इंडिया को जिस ग्रुप में डाला गया था, इसको इंडिया को इस HBHI ग्रुप में डाल दिया गया था, बट 24 में क्या हुआ, इस ग्रुप से इसको बाहर निकलने में इसको बाहर हटा दिया गया कि भैया अब बहुत ज्यादा जो हाई रिस्क वाला जो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट जो था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 69% 70% तो कम हो गया। मलेरिया अब होता नहीं है जल्दी किसी को, जहां होता है वहां क्योर हो जाता है, तो लोगों की डेथ हो नहीं रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रही है, बट 68% मौत की कमी, यानी अभी भी 20-30% डेथ तो हो ही रही ना, 32%। बात समझ रहे हो, तो 32% कम हो रही है, डेथ अभी भी हो रही है, लेकिन बहुत हद तक हमने क्योर कर लिया है इसको। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट से होगा, मादा ही होगी, यानी फीमेल मच्छर ही होगा, क्योंकि उसको अंडे देने होते हैं, राइट, तो वही बाइट करेगी। ठीक है। एनाफोलिस मॉस्किटो, मेजर थ्रेट होगा प्लाज्मोडियम पैलिफर्मा एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये भी याद रखना किससे किससे होता है, इसका क्या क्या फीचर है, स्पेसिफिक कॉजिंग क्या क्या है, ये तो ठीक है। जैसे बुखार आ जाएगा, ठंड ज्यादा लगेगा, सिर में दर्द रहेगा, थकान रहेगा। मुख्य रूप से कहाँ पे होता है ये, मेनली जो है ये कह सकते हैं हम, कहाँ पे होता है, उष्ण कटिबंधीय देश में होगा। ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में होगा मोस्टली। ट्रॉपिकल कंट्री में क्यों, यानी जो गर्म देश है उसमें होगा यार मोस्टली। अब इसका मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि यूरोप में तो मलेरिया होगा ही नहीं। भाई हो सकता है 10 हो जाए, बट चांसेस बहुत कम है। बिटवीन द जो लाइन है उसको समझने की कोशिश करो। ऐसे 10 क्वेश्चन, ऐसे कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको फंसा के रख देगा। मलेरिया फैलाने वाली 5 प्रजातियां हैं, 5 इसके जो है स्पीसीज हैं मलेरिया के, इतना काफी है। ठीक है। फैल्सीपेरम और जो पी वाइवेक्स जो है ये कॉमन देखा जाता है। ठीक है, चलो इसके लिए वैक्सीन वगैरह भी है, वैक्सीन का नाम देख लो, ये फर्स्ट वैक्सीन निकली है, ये इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी के लिए। उन्मूलन के लिए इसको इराडिकेशन वगैरह के लिए इनिशिएट लिया गया, फाइट इनिशिएटिव इनिशिएटिव टू फाइट मलेरिया। ग्लोबल लेवल पे एक मलेरिया एक डेकेड, एक लंबा टाइम जो है 16 to 30 एक टेक्निकल स्ट्रेटेजी बनाया गया। नेशनल इंडिया में देखो तो नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान बनाया गया मलेरिया एलिमिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएम के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों के लिए, उसको कम करने के लिए 2 विशेष जीन है इसमें, यानी कुछ ऐसे मच्छर को हम पकड़ के जो उसमें कुछ चेंजेस कर दें, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें। ठीक है, तो नर मच्छर ही हो, मादा मच्छर हो ही नहीं, तो सेल्फ लिमिटिंग जीन जीन निज मादा मच्छरों को की संतानों को जीवित नहीं रहने देना, यानी वो अंडे तो भले देगी, लेकिन वो बच्चे जीवित, उससे बच्चे नहीं निकलेंगे। ये हो गया एक अगर लाल आप ये कर दो, कलर कर दो रूम में, तो फ्लोरोसेंट मार्कर जीन जो है ये रेड लाइट से क्या होता है, खासकर रेड लाइट आप जब कमरे में करोगे तो वो ब्लिंक करेगा। ठीक है। फ्लोरोसेंट मार्कर जीन जो है ग्लो अंडर स्पेशल रेड लाइट और आइडेंटिफिकेशन, कि भैया यही मादा मच्छर है, गौर से देख लो। एक लाइट ऐसा बनाया जा रहा है फ्लोरोसेंट वाला कि उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे मलेरिया वाला। क्लियर है। चलो आज का अंतिम टॉपिक नैनोप्लास्टिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। स्टडी क्या फाइंडिंग हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जो बॉटल है से निकलने वाला जो नैनो प्लास्टिक एंटीबायोटिक AR में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इट कंट्रीब्यूट टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी आपकी बॉडी के अंदर आप पानी का बोतल, प्लास्टिक के पानी से आप बोतल से आप पानी पीते रहो और वो नैनो पार्टिकल के रूप में आपके अंदर जाता रहेगा। तो एंटीबायोटिक
के लिए क्या करता है, जब आप एंटीबायोटिक खाओगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेगा, यानी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस दवाई का, उस मेडिसिन का। ठीक है, तो नैनोप्लास्टिक कैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ाते हैं? तो ये मानव आंत में कहां पे होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये दे को एग्जिस्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट लाइक अ ह्यूमन गट। गट में होता है, इसकी आंत है, उसमें ये रह सकता है साथ साथ। कैसे ये बढ़ाते हैं इसका? हाउ नैनोप्लास्टिक प्रमोट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो पॉलीइथिलीन जो है, टेट्रा प्लेट, लंबा चौड़ा नाम है वो छोड़ दो, PNNB, पीबी एंड पी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, थोड़ा सा मदद कर देते हैं। इट्स हेल्प ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स बिटवीन बैक्टीरिया। और जीन ट्रांसफर हैपेंस फ्रॉम ई कोलाई इन लैक्टोबैसिलस जो है, ई कोलाई जिसको कहते हैं, उल्टी वगैरह में काफी बैक्टीरिया, ये ई कोलाई जिसमें क्या होता है ये ट्रांसफर करता है। तो ये ट्रांसफर किसको करता है? ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इसको कहते हैं। आंत के लिए फायदेमंद होता है। हमारी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई पाया जाता है। वोमिटिंग के लिए भी ये ई कोलाई ही है रिस्पॉन्सिबल, नोजिया वगैरह के लिए, है ना। चलो, तो हॉरिजॉन्टल ये HGT क्या है भाई? तो एक ऐसा जीन ट्रांसफर है जो जीन माता पिता से आपको, यानी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है होगा ये बेसिकली एक्सेप्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता की संतान नहीं बल्कि एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। मतलब अगर मेरे फादर को है तो मुझे नहीं होने वाला, पूरा जीव ही जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक का ये जीन ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन्स वेसल। बस इसको याद रखना किस तरह से काम करता है। एक झिल्ली को पार कर जाएगा, उसका एक मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मेम्ब्रेन्स होता है, उसको पार कर जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन्स वेसल, OMV। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, बस इसका छोड़ दो। साइज देख लो ना, ये जरूरी है, आकार में कितना होता है। तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसके बारे में नैनोप्लास्टिक कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका प्राइमरी सोर्स क्या होगा? कॉस्मेटिक, प्लांट, पेंट, ड्रग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सोर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोप्लास्टिक का टूटना, ये सेकेंडरी सोर्स कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर आपके ये आपने इसको इनटेक कर लिया, तो इनहेल कर लिया, बहुत छोटा है ना, तो फेफड़े में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कहीं चला गया तो फिर एडवर्स इफेक्ट ही देगा। क्लियर है सभी को? चलो, क्लियर है? इंपॉर्टेंट रहेगा बॉस, अच्छे से कर लेना। क्लास के बाद रिवीजन जरूर करना, विदाउट रिवीजन कोई फायदा नहीं है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं तो बहुत ज्यादा मेहनत मैंने कर दिया है। ठीक है, और प्लीज बाहर का खाना, मतलब बाहर का आप कूड़ा करकट, या कोई कोई आपके फ्रेंड सर्किल में बोलेगा इस कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, उस कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, हाथ जोड़ के विनती है भैया, मैं जितना दे रहा हूँ उतना करके हजम कर लो, डाइजेस्ट कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग थिंग। 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मिनिमम 70 क्वेश्चन मिल जाएगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा आई डोंट नो, बट मिनिमम 70 क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।